नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है, इसमें हम पूरा वर्ष में आए हुए आपके क्वेश्चन पेपर को और क्वेश्चन पेपर जो है इसके साथ ही हम यहाँ पर एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है उनको भी करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो इन सभी का आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर विकास की एक सही विशेषता नहीं है और ये नहीं वाले क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो विकास की सही विशेषता यहाँ पर एक नहीं है। विकास में परिवर्तन होता है। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। विकासात्मक पैटर्न अपूर्व अनुमेय होते हैं या विकास में व्यक्ति की भिन्नता होती है। तो इनमें जो हमारे यहाँ पर सही आंसर जो है ये ऑप्शन 3 वाला है। तो विकासात्मक पैटर्न अपूर्व अनुमेय होता है, तो यही यहाँ पर इसमें सही आंसर नहीं है। तो यही विकास की एक सही विशेषता इनमें नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है। तो प्रेरकों के मापन के लिए एक अप्रत्यक्ष विधि है और वो इनमें कौन सी है। वाक्यपूर्ति, प्रश्नावली, चेकलिस्ट या साक्षात्कार। तो प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि जो यहाँ पर मानी गई है ये ऑप्शन 1 वाली है, वाक्यपूर्ति तकनीकी। तो यही यहाँ पर इसमें अप्रत्यक्ष विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर आत्म संप्रत्यय से। आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं। सामाजिक भूमिकाएं, शरीर प्रतिमा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो आत्म संप्रत्यय के आधार और यहाँ पर है ऑप्शन 1 वाले। तो आत्म संप्रत्यय के जो आधार है ये सामाजिक भूमिकाओं को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी जुंग के द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। तो जुंग के द्वारा दी गई अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की एक विशेषता। आत्म केंद्रित, आशावादी, अपने स्वयं के बौद्धिक कामकाज में मगन या तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाले। तो जुंग के द्वारा दी गई अंतर्मुखी चिंतन व्यक्तित्व की एक विशेषता नहीं मानी गई है और ये ऑप्शन 2 वाली है, आशावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है। तो 16 वर्ष की आयु तक 750 से 900, 1200 से 14, 1000 से 12 या 800 से 1000 ग्राम। तो 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का जो भार माना गया है ये 12 से 1400 ग्राम तक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जेनिस में व्यक्ति के भेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया था। तो ये पुस्तक है और ये मनोवैज्ञानिक इनमें से कौन सी हैं। ऑलपोर्ट, बिगियन हंट, जीन पियाजे, सर फ्रांसिस गोल्टन। और इसमें जो माने गए हैं ये ऑप्शन 4 वाले हैं, सर फ्रांसिस गोल्टन। इनकी है हेरिडिटरी जीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। तो समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका दमन, प्रतिगमन, प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता, युक्तिकरण। तो समायोजन का जो प्रत्यक्ष तरीका है ये ऑप्शन सी वाला है। इसमें प्रत्याहार और आज्ञाकारिता ये आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर ये जो कोहलबर्ग के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। और इसमें उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत दंड एवं आज्ञाकारिता, सामाजिक अनुबंध, उत्तम लड़का या अच्छी लड़की, कानून और सामाजिक व्यवस्था। तो इनके अंतर्गत जो आती है ये ऑप्शन बी वाली है। इसमें सामाजिक अनुबंध ये आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की एक विशेषता नहीं है। तो किशोर अवस्था की एक विशेषता
संवेगात्मक स्थिरता का होना, विरोधी मानसिक दशाएं, व्यवसाय की चिंता या वीर पूजा की भावना का होना। तो किशोरावस्था की एक विशेषता नहीं है और ये ऑप्शन 1 वाली है। संवेगात्मक स्थिरता का होना, विरोधी मानसिक दशाएं, व्यवसाय की चिंता, वीर पूजा की भावना, तो ये सभी विशेषता यहाँ पर मानी गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर उन ज्ञान तथा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए क्या कहलाते हैं। विषय वस्तु विश्लेषण, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, अनुदेशात्मक उद्देश्य या सामान्य लक्ष्य है। तो उन ज्ञान तथा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए और ये जो कहलाते हैं तो इन्हें अनुदेशात्मक उद्देश्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर इनमें कौन सी अच्छी स्मृति का एक लक्षण नहीं है। तीव्रता, औसत धारण, शुद्धता या सही सामग्री का सही समय पर स्मरण। तो अच्छी स्मृति का एक लक्षण कौन सा नहीं है और यह ऑप्शन बी वाला, औसत धारण। अब कौन कौन से हैं? तीव्रता, शुद्धता, सही सामग्री का सही समय पर स्मरण। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय अल्बर्ट बंडोरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ये जो संप्रत्यय है अल्बर्ट बंडोरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब जो यहाँ पर ये अल्बर्ट बंडोरा के द्वारा कौन से सिद्धांत दिया गया था, तो इनके द्वारा दिया गया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो इसमें से एक नहीं है, मॉडलिंग, अनुकूलन, अनुकरण या अवलोकनात्मक अधिगम। तो इनमें नहीं है और ये ऑप्शन बी वाला है। तो ऑप्शन बी वाला अनुकूलन इनसे संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? मॉडलिंग, अनुकरण और अवलोकनात्मक अधिगम। अगला क्वेश्चन है शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमॉर्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या बताया है। तो एंडोमॉर्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात और इनके अनुसार जो श्रेणी अनुपात बताया गया था तो ये ऑप्शन 1 वाला है, 7, 1 और 1। तो ये शेल्डन है शारीरिक गठन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है। तो ये मनोवैज्ञानिक है एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, प्रगाढ़ता बनाम विलगन, उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता। तो इसमें जो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन है बी वाला, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा जेफी गिलफोर्ड के द्वारा प्रदर्शित सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है। तो जेफी गिलफोर्ड के द्वारा जो दिया गया था सृजनात्मकता का एक तत्व प्रवाहिता, उद्भवन, लचीलापन या मौलिकता, और यहाँ पर नहीं है तो ये ऑप्शन बी वाला है। तो जेफी गिलफोर्ड के द्वारा जो दिया गया था सृजनात्मकता का एक तत्व, तो इसमें उद्भव नहीं है, प्रवाहिता आ जाता है, लचीलापन और मौलिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का एक प्रकार नहीं है। तो धनात्मक स्थानांतरण का पार्श्व, क्रमिक, क्षैतिज या शून्य स्थानांतरण। तो धनात्मक स्थानांतरण का एक प्रकार नहीं है और ये ऑप्शन डी वाला है, शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण होता है जैसे कोई आप पहले कोई काम सीखते हैं और उसका आगे आप कोई प्रयोग नहीं कर सकते, उसके द्वारा आप कोई अन्य कार्य जो वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो वो होता है शून्य स्थानांतरण। अगर आप पहले कोई काम सीख लेते हैं और उसके आधार पर दूसरे काम को भी सिद्ध कर लेते हैं तो उसे धनात्मक कहा जाता है। तो ये शून्य है, मतलब जो आपने काम सीखा उसका आगे प्रयोग न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इनमें से कौन सा फ्राइड के द्वारा दिए गए मनोलैंगिक एक अवस्था नहीं है। तो फ्राइड के द्वारा जो दी गई थी मनोलैंगिक एक अवस्था नहीं है, शैशव, स्वायत्त, गुदावस्था या मुखावस्था। तो फ्राइड के द्वारा जो मनोलैंगिक अवस्था है और ये है ऑप्शन बी वाली, तो स्वायत्त अवस्था इनमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि मनोवैज्ञानिक जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान, सर विलियम मैकडूगल, सर फ्रांसिस गोल्टन, मैक्स वर्दाइमर या विलियम जेम्स। और इनके अनुसार जो माना गया है ये ऑप्शन 1 वाले हैं, सर विलियम मैकडूगल। तो इन्होंने माना था कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की एक मनोबोध की विधि नहीं है।
तो शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है, और वो कौन सी है? न्यूनतम परिवर्तन की विधि अथवा सीमा की विधि, स्थिर उद्दीपक की विधि, औसत अथवा मध्य त्रुटि की विधि, या व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन। और नहीं है तो ये ऑप्शन डी वाला है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की एक मनोभौतिकी विधि नहीं है, और ये व्यक्तिगत अभिवृद्धि में परिमार्जन। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पुनः संगठन के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, और यह निम्न अंकित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो पूर्व ज्ञान के स्थानांतरण, संगठन एवं पुनः संगठन के द्वारा। तो इस एक परिभाषा दी गई थी, तो ये जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, फ्रॉइड या अल्बर्ट बंडूरा। और इस प्रकार की जो यहाँ पर व्याख्या जो है ये जीन पियाजे की है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है एक वाला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, ये जो जीन पियाजे जो है इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड क्या कहलाता है? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड, स्कीमा, आत्मसातकरण, समाविष्टीकरण या संतुलनीकरण। और इसमें रहेगा ऑप्शन एक वाला। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के ज्ञान का आधारभूत निर्माण ये स्कीमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेज, पेन का बहुवचन पेन्स, उसी क्रम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेस बना दिया। तो यह किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या लंबवत अंतरण। और यहाँ पर जो इसे माना गया है ये ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो क्या माना गया? इसे ऋणात्मक अंतरण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ बाह्य निर्धारक है? अभिरुचि, आदत, जिज्ञासा या उद्दीपन की अवधि। तो कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ बाह्य निर्धारक है? और ये माना गया है उद्दीपन की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मर्रे के द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतःबोध परीक्षण व्यक्तित्व की किस सिद्धांत से संबंधित है? तो मर्रे के द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतःबोध परीक्षण, सेल गुण सिद्धांत, सेल गुण प्रकार के सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो मर्रे के द्वारा प्रतिपादित, और इनके अनुसार है ऑप्शन डी वाला, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है? तो इनमें कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है? और यहाँ पर है ये मंदता वाला। तो इनका जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी 2 वाला है। तो ये 2 वाला है, 36 से 51 यह आ जाता आपका मध्यम मानसिक मंदता वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एडलर के द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु तो जीवन शैली का एक प्रकार नहीं है? तो एडलर के द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु तो जीवन शैली का एक प्रकार कौन सा नहीं है? और ये ऑप्शन एक वाला, आलसी टाइप का होना। अब कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर? शासकीय टाइप, तिगड़मी टाइप और बच कर निकल जाने वाला जैसा। तो ये आलसी टाइप इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रोसा सही दब्बा परीक्षण कितने कार्ड उपयोग में लाए जाते हैं? ये हरमन रोसा जो है इनके द्वारा दिया गया था रोसा सही दब्बा परीक्षण। तो इसमें कितने कार्ड है जो प्रयोग में लाए जाते हैं? 10, 12, 15 या फिर 28। और यहाँ पर है ऑप्शन एक वाला। तो 10 कार्ड जो है यहाँ पर इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्पेंजर के द्वारा दिए गए व्यक्तित्व का एक प्रकार नहीं है? तो स्पेंजर के द्वारा दिए गए व्यक्तित्व का एक प्रकार सैद्धांतिक, आर्थिक, कलात्मक या सुडोलकाय। और यहाँ पर है ऑप्शन 4 वाला, सुडोलकाय। तो यही जो यहाँ पर इसमें नहीं है। अब सैद्धांतिक आ जाता है, आर्थिक और कलात्मक ये आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण सहायक नियम है? तो थॉर्नडाइक जो है इनके द्वारा
3 मुख्य और 5 गौण नियम दिए गए थे। तो यहाँ पर अधिगम का गौण या सहायक नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, मानसिक वृत्ति का नियम या प्रभाव का नियम। और यहाँ पर जो अलग है ये ऑप्शन 3 वाला है। ये जो 3 वाला है ये 5 वाला है, मतलब गौण नियम है। और तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम ये मुख्य नियम है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की एक विशेषता नहीं है। तो किशोर अवस्था की एक विशेषता कौन सी नहीं है? किशोर अवस्था बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के बीच की परवर्ती अवस्था होती है। किशोर अवस्था में एक अस्पष्ट व्यक्ति स्थिति होती है। किशोर अवस्था वयस्क अवस्था की दहलीज होती है, या किशोर अवस्था वास्तविकताओं का समय होता है। तो यहाँ पर एक विशेषता नहीं मानी गई है और ये ऑप्शन 4 वाली है कि किशोर अवस्था वास्तविकताओं का समय होता है। अब यहाँ पर कौन कौन से सही आंसर हो जाते हैं? किशोर अवस्था बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के बीच की परिवर्ती अवस्था है। किशोर अवस्था में एक अस्पष्ट व्यक्तित्व स्थिति होती है। किशोर अवस्था वयस्क अवस्था की दहलीज होती है। तो क्योंकि ये जो 12 से 18 के बीच की किशोर अवस्था जो है, 18 से आगे की फिर ये जो अवस्था है वो फिर वयस्क अवस्था वाली हो जाती है। तो 4 प्रकार की जो अवस्थाएं मानी गई है, 0 से 5, 6 से 12, 12 से 18 और 18 से आगे फिर मृत्यु पर्यंत। तो ये 18 से आगे की जो फिर अवस्था है वो वयस्क अवस्था में आ जाती है। और अब जो हम यहाँ पर जो विशेष बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुछ संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसमें हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आया है कि वर्तमान में जो मनोविज्ञान है उसे क्या कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान या चेतना का विज्ञान। तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है इसे कहा जाता है व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक के लिए क्यों जरूरी होता है? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, स्वयं को समझने के लिए या पशुओं पर प्रयोग करने के लिए। और इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा 2 वाला, शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पर्यावरणीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रोजर्स, फ्रॉयड, वॉटसन या फिलिप जिम्ब्रागे के द्वारा। तो पर्यावरणीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था ये ऑप्शन 4 वाले हैं, फिलिप व जिम्ब्रागे। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता, शारीरिक विकास का होना, मानसिक विकास, सीखने की प्रक्रिया में तीव्र विकास या फिर ये सभी। तो शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता ये ऑप्शन 4 वाली है, शारीरिक, मानसिक और सीखने की प्रक्रिया में तीव्र विकास का होना, ये शैशवावस्था की विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलसैनिक ने किशोरावस्था की आयु बताई थी? 10 से 12, 10 से 15, 15 से 30 या 12 से 21 वर्ष। तो किशोरावस्था की आयु कोलसैनिक के अनुसार और इनके अनुसार है ऑप्शन 2, 10 से 15 वर्ष। नेक्स्ट है, बालक का समाजीकरण का प्रथम घटक क्रीड़ास्थल, परिवार, विद्यालय या राजनीतिक दल। तो समाजीकरण का जो प्रथम घटक यहाँ पर पूछा गया है, तो सबसे पहले जो बच्चा सीखता है, जो भी को सीखता है वो अपने परिवार से ही सीखता है। तो पहला घटक ये परिवार होगा। परिवार से पहला भी अगर आ जाए तो उसकी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास के प्रवर्तक कौन हैं? पावलोव, स्किनर, फ्रॉयड या कोहलबर्ग। तो नैतिक विकास का सिद्धांत या इसके प्रवर्तक आप कह सकते हैं और ये हैं कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय साइमन परीक्षण की जो प्रथम पुनरावृत्ति ये कब हुई थी? 1905, 8, 11 या 1916 में। और यहाँ पर है ऑप्शन 2, तो ये हुई थी वर्ष 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है केवल एक जी कारक, 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, केवल एक कारक एस या दोनों जी और एस। तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में जो माने गए हैं तो ये ऑप्शन 4 है, जी बी और एस ये दोनों कारक माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का पद अनुक्रमिक सिद्धांत ये दिया था? बर्ट व वर्नर, गिलफोर्ड, हब या थॉमसन के द्वारा। तो बुद्धि का पद अनुक्रमिक सिद्धांत और ये दिया गया था बर्ट व वर्नर के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था थॉर्नडाइक, जेपी गिलफोर्ड, गार्डनर या ब्लूम के द्वारा। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया गया था ये दिया गया था गार्डनर के द्वारा। हो सकता है आपको एग्जाम में इस प्रकार से देखने को मिल जाए गार्डनर। अगला क्वेश्चन है जिस वस्तु में आवश्यक अंतर्नोद की समाप्ति होती है तो वह है चालक, प्रोत्साहन, प्रेरक या अंतर्नोद। तो जिस वस्तु में आवश्यकता अंतर्नोद की समाप्ति होती है और उसे कहा जाता है प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण पाठ के लिए प्रभावकारी विधि कौन सी है? संश्लेषण, विश्लेषण, प्रदर्शन या प्रयोजन विधि। तो प्रदूषण पाठ के लिए प्रभावकारी विधि और यह है ऑप्शन 4 वाली प्रयोजन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार, व्यक्ति इतिहास या समाज नीति विधि। तो एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होने वाली विधि और यह है समाज नीति विधि। अगला क्वेश्चन है अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषणात्मक विधियों के द्वारा, अंतरंग विधियों के द्वारा, बहिरंग विधियों के द्वारा या फिर निरीक्षण के द्वारा। तो अचेतन मन का अध्ययन जो होता है ये रहेगा ऑप्शन 1 में मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक योग्यताओं में समाहित हैं रुचि, अवधान, भावुकता, स्मृति, तर्क, चिंतन, मन क्रियाएं या क्रियाशीलता। तो मानसिक योग्यता में जो समाहित है और इसमें आ जाती है स्मृति, तर्क एवं चिंतन। नेक्स्ट है बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता कौन है? रेवन, हेल्म्स, जेनसन या फिर ये सभी। तो बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता और ये माने गए हैं ऑप्शन 1 वाले रेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है निरीक्षणात्मक पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए तो जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे साक्षात्कार पद्धति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग। तो मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग है भय, क्रोध, आश्चर्य या फिर घृणा। तो मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित और यह है ऑप्शन 1 वाली, इसमें आ जाता है भय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक माता पिता को पहचानता है और उनसे अलग होने पर दुखी होता है पहले माह में, दूसरे, तीसरे या चौथे माह में। तो माता पिता को पहचानता है और उनसे अलग होने पर दुखी होता है और ये हो जाते हैं तीसरे माह में, मतलब तीसरे महीने में। अगला क्वेश्चन है मनहतापी बालक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5 प्रकार के। तो मनहतापी जो बालक यहाँ पर माने गए हैं ये हैं 4 प्रकार के। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से पिछड़े बालक की समस्याएं हैं स्कूल संबंधी समस्याएं, संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं या फिर ये सभी। तो एक पिछड़े बालक की जो समस्याएं होती हैं ये सभी होती हैं जिसमें स्कूल संबंधी समस्याएं भी आ जाती हैं, संवेगात्मक समस्याएं आ जाती हैं और सामाजिक समस्याएं आ जाती हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मौलिकता का गुण पाया जाता है प्रतिभाशाली बच्चों में, सृजनशील बच्चों में, धनी बच्चों में या शिक्षित माता पिता के बच्चों में। तो मौलिकता का गुण किस में पाया जाता है और यह है ऑप्शन 2 वाला जो सृजनशील बच्चे होते हैं। अगला क्वेश्चन यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो ये विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1992, 85, 75 या 82 में और यहाँ पर है ऑप्शन 4 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है एडलर, आइजैक, जेम्स या फिर कैटल ने। तो प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण और यहाँ पर इनके करने वाले हैं जेम्स, ऑप्शन 3 वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवास्वप्न किन की एक सामान्य समस्या है? दिवास्वप्न बहिर्मुखी बालक की, अपराधी, रचनात्मक या प्रतिभाशाली बालक की। तो दिवास्वप्न जो यहाँ पर एक सामान्य समस्या मानी गई है और ये अपराधी बालक की मानी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक शब्द आया है ये मल एडजस्टमेंट, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुसमयोजन, समायोजन, संतुलित या असंतुलित। और इसका जो अर्थ माना गया है ये ऑप्शन 1 वाला होता है, कुसमयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अंगूर खट्टे हैं यह किस रक्षा युक्ति से संबंध रखता है? आश्रित होना, तादात्म्यकरण, औचित्य स्थापन या पलायन से। तो अंगूर खट्टे हैं, आपने भी इसकी कहानी पढ़ी होगी बचपन में, अंगूर खट्टे हैं। तो इसका रहेगा ऑप्शन 3 वाला, औचित्य स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे चरित्र की विशेषता है? अमीर होना, अपरिपक्वता का होना, स्थिरता या गत्यात्मकता का होना। तो अच्छे चरित्र की जो यहाँ पर विशेषता है ये गत्यात्मकता का होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति इंद्रिय बालक होते हैं? कठोर, विनम्र, भावात्मक या फिर सचेत। तो अति इंद्रिय बालक, और ये माने गए हैं ऑप्शन 3 वाले। तो ये क्या होते हैं? ये भावात्मक होते हैं। तो ये तो थे हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन। अब जब हम यहाँ पर हिंदी से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यह है निजवाचक सर्वनाम से। निज का मतलब क्या होता है? अपना। तो निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य यहाँ पर बताना है। आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। लड़के आप ही चले जाएंगे, आप लोग शांत हो जाए, आप हुजूर जरूर पधारें। तो निजवाचक सर्वनाम, और ये जितने भी हैं यहाँ पर निजवाचक हो गए, आपका संज्ञा वाले हो गए, पर्यायवाची है, विलोम है, संधि है, समास है, ये सभी के सभी हमारे द्वारा करा दिए गए हैं। और अगर आप उन वीडियो को देखें और इस क्वेश्चन पेपर को देखें तो आपको पता लग जाएगा कि उनमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो निजवाचक सर्वनाम युक्त शब्द आपने इसमें बताना है, और ये कौन सा है? तो ये ऑप्शन 2 वाला है कि लड़के आप ही चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर वार्तनिक दृष्टि से एक अशुद्ध है? मृत्युपरांत, योगिराज, प्रज्वल या प्रज्वलित। तो वार्तनिक दृष्टि से एक अशुद्ध है, और ये ऑप्शन 1 वाला है, मृत्युपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को छांटिए। तो यहाँ पर भी आपने एक विलोम बताना था, इसमें मतलब उल्टा शब्द, लंबा, नाटा, अभिग, अनभिग, अनुरक्ति, विराग, सत्कार, तिरस्कार। तो विलोम की दृष्टि से यहाँ पर असंगत है, और असंगत कौन सा है? तो ऑप्शन 3 वाला, अनुराग, विरक्ति, अनुराग, विराग। तो यही यहाँ पर अलग है। अब लंबा नाटा होता है, अभिग, अनभिग, सत्कार, तिरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वो कौन सा है जिसमें इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? उर्मिल, मरियल, फेनिल, जटिल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऑप्शन बी वाला जो है इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें ल या अल प्रत्यय आ जाता है। इसमें देखें जटिल, फेनिल, उर्मिल, इनमें सभी में इल है, तो यही अलग है, क्योंकि मरी के बाद या ई की आवाज़ आती है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से एक बकरी का पर्यायवाची नहीं है? वर्धकी, छागी, अजा या छेरी। तो बकरी का एक पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, और ये ऑप्शन 1 वाला है। यहाँ पर जो वर्धकी जो आया है यही अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा युक्त एक वाक्य नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा युक्त एक वाक्य नहीं है। आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हैं, ऊंचाइयाँ नापनी है, तो पर्वतों की सैर कीजिए, कभी कभी बुराइयाँ ही अच्छाइयाँ बन जाती है, मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। तो जातिवाचक संज्ञा युक्त एक वाक्य नहीं है, और ये ऑप्शन डी वाला है कि मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। तो यही जाति से संबंधित नहीं है। अगर हम और यहाँ पर ऑप्शन को देखें तो आजकल की पढ़ाई बहुत महंगी है, ऊंचाइयाँ नापनी है, तो पर्वतों की सैर कीजिए, कभी कभी बुराइयाँ अच्छाइयाँ बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर
किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? चिदाभास, वागीश्वर, तदर्थ या तिरोहित। तो व्यंजन संधि एक में नहीं आई है और ये कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी वाला, तिरोहित, यही शब्द इनमें अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। मैंने उनका धन्यवाद किया। कृपया दरवाजा बंद करने की कृपा करें, हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। तो शुद्ध वाक्य बताना है इनमें कौन सा है, और शुद्ध वाक्य है ऑप्शन 4 वाला कि हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पर, समास की दृष्टि से असंगत कौन सा है? भयभीत, भय से भीत कर्म तत्पुरुष, सेठ साहूकार समाहार दंडव, विद्याहीन, विद्या से हीन आपदान तत्पुरुष, स्वर्गत स्वर्गोगत कर्म तत्पुरुष। तो यहाँ पर जो अलग है इनमें से वो ऑप्शन 1 वाला है, भयभीत, भय से भीत। इसमें ये कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण बताया गया है, ये पंचमी में आ जाता है, तो इसी कारण से ये अलग है क्योंकि ये पंचमी तत्पुरुष समास उसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प बताइए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, अंतः कथा, सर्व अधिकार संपन्न शासक या अधिकारी, अधिनायक, बिना किसी प्रयास के आयास, जिसे शाप दिया गया हो अभिशप्त। तो यहाँ पर एक अलग है, और अलग कौन सा है? तो ये ऑप्शन 3 वाला, बिना किसी प्रयास के आयास, तो यही अलग है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आपने बताना है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई। सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए, सारा काम मुझे ही करना होगा, सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। तो अनिश्चित संख्यावाचक आपने बताना है, और अनिश्चित जहाँ पर यह अंदाजा न है कि कितना संख्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 10, 20 कितनी है। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर वाक्य आया है ये ऑप्शन 4 वाला है कि सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। तो इसमें अनिश्चितता का ज्ञान हमें हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए। तो सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य, भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे थे, मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं, धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं, या बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। तो सकर्मक अतः सकर्मक होती है जिसमें कर्म होता है। अब कर्म वाला कौन सा है? तो कर्म वाला देखें तो ऑप्शन डी वाला है कि बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, किस विकल्प में अव्ययभाव समास है? विरोधजनक, कृपापूर्वक, अवसर वंचित या स्वाधीन में। तो कौन सा विकल्प है जिसमें अव्ययभाव समास है? और ये है ऑप्शन सी वाला, अवसर वंचित। तो इसमें अव्ययभाव समास है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय की दृष्टि से एक असंगत है, और वो कौन सा है? गृहस्थ प्लस इक गृहस्थिक, दिष्ट प्लस इक दाष्टिक, अभिजात प्लस तय अभिजात्य, पाणिनि प्लस यह पाणिनीय। तो प्रत्यय की दृष्टि से एक अलग है, और अलग जो माना गया है ऑप्शन 3 वाले को माना गया है, अभिजात प्लस तय अभिजात्य। अब यहाँ पर 3 और आंसर हमारे बन जाते हैं, गृहस्थ प्लस इक गृहस्थिक, दिष्ट प्लस इक दाष्टिक, और पाणिनि प्लस यह पाणिनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आधिकारिक, आधुनिक, आलंबित या आरण्यक। तो आ का जो उपसर्ग यहाँ पर प्रयोग हुआ है ये ऑप्शन बी में हुआ है, आ प्लस ध्वनिक आधुनिक। और अब हम यहाँ पर विशेष हिंदी के जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आया यहाँ पर समुद्र शब्द से। ये जो समुद्र शब्द है इसका सही पर्यायवाची शब्द नहीं है, उद्धि, वारिस, नगराज या रत्नाकर। और यहाँ पर नहीं है तो ये ऑप्शन 3 वाला है, पर्वतों का राजा होता है नगराज। तो यही यहाँ पर अलग है। अगला क्वेश्चन है, तिक्त शब्द का विलोम क्या होता है? कटु, निरुक्त, कैसाला या मधुर।
और तिक्त का होता है मधुर। अगला क्वेश्चन है, जहां पहुंचा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, दुर्गम, अगम, सुगम या अधिगम। तो जहां पहुंचा ना जा सके और इसे कहा जाता है अगम। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि शब्द में प्रयुक्त संधि, कई बार एग्जाम में आपने यद्यपि इस प्रकार भी देखी होगी, या तो ये वाली या फिर ये वाली। तो इनमें संधि कौन सी है, यण है, अयादि है, गुण है या विसर्ग संधि है। तो इसमें जो संधि है ये यण संधि है, क्योंकि एक सूत्र है जो यण करता है, ये ध और या इनके मेल से ये वाला ध बनता है, और तो इसी कारण से यहाँ पर यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, तो यह किस समास का उदाहरण है, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्री या द्वंद्व समास का। और ये जो यहाँ पर आया है ये और रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला हमारा, बहुब्री जो समास है यहाँ पर इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय, इसमें प्रयुक्त एक उपसर्ग है, और वो कौन सा उपसर्ग है, व्यय, वि, व्यय या वि। उपसर्ग होता है जो शब्द के शुरू में लगते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन से उपसर्ग से वाक्य जो शब्द है पूर्ण हो रहा है, और ये है ऑप्शन 2 वाला, वि उपसर्ग से ये पूर्ण हो रहा है। ये जो वी में जो ई है इसी को यह हुआ है, उसके बाद ये विषय बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर धिक्कार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, धिक, आर या कार। तो धिक्कार शब्द में अगर प्रत्यय देखें तो ऑप्शन 4 वाला है, कार यहाँ पर प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ क्या है, अत्यधिक, अत्यंत बुद्धिमान होना, अत्यंत मूर्ख होना, दूसरे के आदेश पर काम करना या स्वयं को महान समझना। तो काठ का उल्लू होने का अर्थ जो होता है ये अत्यंत मूर्ख होना से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपकी बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा बनेगा, और इसका जब हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो ये ऑप्शन 3 वाला बनेगा। कई बार एग्जाम में शुद्ध करने में भी ये दिया जाता है, शुद्ध अशुद्ध में। तो इसी प्रकार से आपने देख लेना है, कवि का कवित्री बनेगा और इस प्रकार से शुद्ध ये लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक भाववाचक है, मैं गा नहीं सकता, सीता से लिखा नहीं जाता, सुमित द्वारा कविता पढ़ी गई या पेड़ कट गए हैं। तो भाववाच्य बताना है इसमें, और भाववाच्य का उदाहरण है ऑप्शन 2 वाला, सीता से लिखा नहीं जाता। वाच्य जो है 3 होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य। भाववाच्य जो होता है इसमें कर्म नहीं होता, ये आपने याद रखना है। पहचान क्या है इसमें, ये नहीं वाला शब्द दिया गया होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार का संबंध क्रिया से नहीं होता है। तो किस कारक का संबंध क्रिया से नहीं होता है, कर्ता, कर्म, अपदान या संबंध कारक का। तो क्रिया से जो संबंध नहीं है, और ये ऑप्शन 4 वाला है, संबंध कारक का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। इस समय 5 बजा है, सबको नमस्ते करो, आपने मुस्कुरा दिया, मैं उसे समझा लूँगा। तो शुद्ध अगर हम यहाँ पर देखें तो सिर्फ ऑप्शन 2 वाला है, सबको नमस्ते करो। अगला क्वेश्चन में कौन सा अर्थ पानी से संबंधित नहीं है, जल, चमक, इज्जत या हाथ। तो पानी से एक संबंधित नहीं है, और ये ऑप्शन 4 वाला है, हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतियुक्ति, जब हम इसकी संधि करेंगे तो संधि करने पर जब इसका बनेगा तो ये ऑप्शन 1 वाला बनेगा, अति प्लस उक्ति, अतियुक्ति। ये जो ई है, ई को या होता है, संधि एग्जाम में आ जाए तो यण संधि का उदाहरण है, ई को यण से एक सूत्र है जो यण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कौन सा आगत वर्ण है, ड, ढ, रि या अ। तो आगत वर्ण कौन सा है, और आगत वर्ण है ऑप्शन 4 वाला। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नाउ वी आर कमिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकोरेक्ट। सेंटेंस है, दैट्स नाइस, आई हैव बीन फॉरगेटिंग टू bring my diary
to work this week। जब भी इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं तो आप इसको एक फ्रेजेस और क्लॉजेस देखिए कि इसकी क्या सेंस बनती है। कंप्लीट, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है दैट्स ट्वाइस, यानी उसके 2 बार। आई हैव बीन फॉरगेटिंग टू ब्रिंग माई डायरी टू वर्क दिस वीक। सो यहाँ पर दैट्स ट्वाइस यानी उसने 2 बार। आई हैव बीन फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग नहीं होता है, फॉरगेट होता है, क्योंकि यहाँ पर आई हैव बीन फॉरगेटिंग नहीं आएगा। आई हैव फॉरगॉट कि मैं भूल गया था टू ब्रिंग माई डायरी। तो आप इसको कंप्लीट सेंटेंस बनाकर देखिए। दैट ट्वाइस आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई डायरी टू वर्क दिस वीक। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा आंसर है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है fill in the blank with correct option of the 2 novels। this is, ये एक कंपैरिजन क्वेश्चन है। जैसे ऑप्शंस हैं इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड या मच इंटरेस्टिंग। मीन्स जब भी किसी 2 चीज़ों की जैसे कंपैरिजन होती हैं, तो जब हम कहते हैं कि एक ये वाला और इससे दूसरा, तो इसमें जो ये यहाँ पर कंपेयर है कि वन ऑफ द 2 नॉवेल्स, यानी इन दोनों नॉवेल्स में से मुझे यह ज़्यादा अच्छा लगा है। तो मीन्स हम कई बार ये 2 ऑप्शंस हैं इंटरेस्टिंग और मोर इंटरेस्टिंग। तो आप इसकी हिंदी, पहले हिंदी मीनिंग बना के देखिए कि इसकी क्या हिंदी बनती है कि इन दोनों नॉवेल में से मुझे यह वाला ज़्यादा अच्छा लगा है, यानी दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग। तो ऑप्शन 2 इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट है चेंज द नरेशन। यहाँ पर नरेशन चेंज करनी है। ही सेड आई हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम विद माई चिल्ड्रन। अब इसमें देखते हैं ही सेड। इसमें जब भी नरेशन या वॉइस का क्वेश्चन आता है तो सारे ही ऑप्शंस को आपने कंपेयर करके देखना है, तो उससे इजीली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। So we can see the options। ऑप्शन 1 में है he told। तो हम सारे ऑप्शन साफ लेके चलते हैं, he told me तक। और he said ऑप्शन 4 इसने चेंज ही नहीं किया है, इसने said का said ही रखा है। so this option is wrong। now we have 3 option। he said यानी he told me that he had been, he is। यहाँ पर इन्होंने has की जगह is का यूज किया है। so this second option with this option is wrong। and third one that he had spent, had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, लेकिन हमारा जो मेन जो क्वेश्चन है उसमें स्पेंडिंग है, तो हमें इसका बेसिक्स चेंज नहीं करना है। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो नाउ वी हैव लेफ्ट 1 ऑप्शन, ऑप्शन ए। हम सारा देख लेते हैं। ही टोल्ड मी दैट, हैव को चेंज किया हैड में। आई हैड बीन स्पेंडिंग ए लॉट मोर टाइम विद। अब यहाँ पर माई क्या है? माई है थर्ड पर्सन और दिस इज फर्स्ट पर्सन। और जब फर्स्ट पर्सन को हम ही में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा हिज, क्योंकि थर्ड पर्सन इज नो चेंज, तो यहाँ पर बन जाएगा हिज चिल्ड्रन। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है fill in the blank with the correct present perfect continuous tense। यहाँ पर हमें present perfect continuous tense बताना है। Who dash was coming to see me this morning। ऑप्शंस है you should say, did you say, you did say, did you say that। जहाँ ये हमारे से पूछा गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो हमारे माइंड में एकदम से आता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है यानी हैड वाला है, हैड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कि हमें सीधा वो दिखेगा। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर गिवन है
इसकी कंप्लीट सेंस जो ये फिलअप सेंटेंस बनाता है वो इसमें फिल करना है। हु यू शुड से वॉज कमिंग टू सी दिस मॉर्निंग। तो आपने हर एक ऑप्शन को यहाँ पर फिल करके देखना है जो इसकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की सेंस बनाता है। यू शुड से वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग कि कौन था, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि कौन इस मॉर्निंग आ रहा है। या हु डिड यू से वाज कमिंग टू सी दिस मॉर्निंग, यानी तुम किसके बारे में कह रहे हो कि सुबह कौन आया है। एंड हु यू डिड सेड, यानी तुमने किसके बारे में कहा। ये पास्ट में चला गया लेकिन हमें प्रेजेंट में देखना है, तो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फोर्थ वन, डिड यू से दैट, ये प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि से दैट यानी उसके बारे में, और यहाँ पर भी डिड यू से दैट, तो यहाँ पर दैट की नीड नहीं है और ये प्रेजेंट पे यूज है। नाउ वी हैव टू ऑप्शन। यू शुड से, ये ऑक्सिलरी, इसमें एक्सुलरी है यू शुड से, क्योंकि जो शुड है वो मॉडल एक्सुलरी में यूज होगा, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ वी हैव लेफ्ट वन ऑप्शन, ऑप्शन टू, हु डिड, क्योंकि हु यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, फिर से, तो यहाँ पर ये इसकी कंप्लीट सेंस बनाता है, तो ऑप्शन टू इज आवर आंसर। इस तरह आपने कंपेयर करके इसकी हिंदी मीनिंग करके आपने इनको ऐसे फिल करना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है टेंस का, और जो ऊपर हमने अभी क्वेश्चन किया था वो एक कंप्लीट सेंस जो बनाता है टेंस की वो पूछा गया था। सो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ही डैश 4-5 hours, बीन स्लेप्ट, इज स्लीपिंग, बीन स्लीपिंग या हैज़ बीन स्लीपिंग। सो यहाँ पर सिंपल टेंस है तो हैज़ बीन स्लीपिंग इसमें फील होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फील होता है। सो ऑप्शन 4 इज आवर आंसर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स डैश द फुटपाथ्स। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो विजिटर्स हैं, आगंतुक हैं, उनके आने से फुटपाथ जो विजिटर्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि नीचे जो वर्ब है वो डैमेजिंग, इज डैमेजिंग, वर डैमेज या डैमेज्ड। सो यहाँ पर जो ये फिल करना है द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स, ये एक पूरा सब्जेक्ट इसका कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर कि बढ़ते हुए विजिटर्स की संख्या ने किसको डैमेज कर दिया है, द फुटपाथ्स, यानी विजिटर्स द ग्रोइंग नंबर ऑफ, मतलब एक नंबरिंग में इसको बताया गया है, ये सिंगुलर फॉर्म है, यानी द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स। जैसे ए गैंग ऑफ डेकॉइट्स हो गया, वैसे सुनने में देखने में एक प्लूरल फॉर्म लगता है लेकिन ये सिंगुलर में यूज होता है। ऐसे ही ये एक नंबर फॉर्म है, द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स इज डैमेजिंग द फुटपाथ। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर फॉर्म में है तो हमें यहाँ पर इज यूज करना है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये भी एक इस अलग तरह का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखना है। शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल डैश, यानी वह उन थोड़े से लोगों में से है जो हु आई लुक अप टू, जिसके बारे में मैंने लुकअप किया है यानी सुना है या देखा है। हुज आई लुक अप या आई लुक अप टू या बोथ वन और थ्री। सो हु आई लुक अप टू या हु या आई लुक अप टू, ये दोनों ही सेंटेंस, ये दोनों ही ये सेंटेंस तो नहीं, ये फ्रेज है, दोनों ही ये क्लॉजेज यहाँ पर सही है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, क्योंकि ये दोनों ही इसमें फिट बैठते हैं।
शी इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल हु आई लुक अप टू या आई लुक अप टू। तो आवर आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन एंड अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है, इसको एक कंप्लीट सेंटेंस में चेंज करना है। सो देख लीजिए, फर्स्ट रिजाइन टू सैक हिम, हैड ही नॉट, या वी वुड हैव बीन फोर्स्ड। सो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनमें फोर्थ या थर्ड पार्ट से ये शुरू हो रहा है, तो ऑप्शन 1 और 3 देख लेते हैं। 4 से शुरू है ये, वी वुड हैव बीन फोर्स्ड। फिर थर्ड में हैड ही नॉट, रिजाइन नहीं, ये सेंस नहीं बनता है, इसका बनेगा वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सैक, वी वुड हैव बीन फोर्स्ड। फिर सेकंड वन टू सैक हिम, ये भी सेंस नहीं बनती है। फिर सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं, थर्ड हैड ही नॉट। थर्ड में हमें सेकंड वाला ऑप्शन देखना है पहले, हैड ही नॉट। फिर उसके बाद सेकंड टू सैक हिम, और थर्ड वन देख लेते हैं, हैड ही नॉट रिजाइन। यस, क्योंकि यहाँ पर हैड ही नॉट, जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये शुरू में है सब्जेक्ट के बाद, फिर ये नेगेटिव नॉट, फिर वर्ब की फॉर्म, ये कंप्लीट सेंस सिनेटेक्स बना रहा है इसका। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आएगा। हम इसको कंप्लीट बना के देख लेते हैं, हैड ही नॉट रिजाइन्ड वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सैक हिम। मीन्स कि क्या आपने उसको फोर्स किया था, मजबूर किया था रिजाइन करने के लिए। सो हमारा जो आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव। समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट्स, किसी ने मेरी पॉकेट पिक कर ली है, चुरा लिया है। ऑप्शंस हैं, माई पॉकेट इज पिक्ड, somebody picked my pocket picked by somebody, या my pocket has been picked। अब इसका पैसिव फॉर्म बनाना है, someone, इस तरह के जो वर्ड इसमें वॉइसेस में गिवन होते हैं, जैसे someone हो गया, somebody, तो ये जब हम इनको आंसर बनाते हैं तो ये कट हो जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, someone, my pocket is, ये इसमें is का यूज़ किया है क्योंकि जो मेन सेंटेंस की बनती है वो हैज़ से हैज़ आएगा, तो ऑप्शन 1 इज़ रॉन्ग। somebody, इसमें somebody का यूज़ किया गया है, ये भी रॉन्ग है। my pocket, ये इसमें यहाँ से उठाया, my pocket pick by, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का ओमिशन है ना, इसमें हैज़ है, कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। सो फोर्थ वन इज लेफ्ट, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। ये एक ये देखिए, इसमें हैज़ बीन, हैज़ के साथ बीन का यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट है, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। नेक्स्ट है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब ये जो क्वेश्चन है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर नो सूनर, अगर आपको याद हो तो नो सूनर के साथ ऑलवेज देन का यूज़ होता है, क्योंकि देन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है THEN, एक होता है THAN। तो इसके साथ THAN वाला देन यूज़ होता है, तो इसको देख लेते हैं। नो सूनर वी रीच द स्टेशन एंड द ट्रेन अराइव्ड, इसमें देन का ओमिशन है, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड वन, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड, इसमें देन है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन, इसमें ई वाला देन है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन, यहाँ पर भी देन का ओमिशन है, सो आवर राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन।
यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। डैश दे स्लेप्ट साउंडली। हॉट दो वाज द नाइट एयर, हॉट दो द नाइट एयर वॉज, या फिर हॉट वाज द नाइट एयर दैट, या हॉट ऑल्दो द नाइट एयर वॉज। यानी कि इतना गर्म हवा चलने के बावजूद भी वो साउंडली मीन्स आराम से सो रहे थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, हॉट दो गर्म था यद्यपि, हॉट दो वॉज द नाइट एयर। यहाँ पर जो हॉट दो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, द नाइट एयर रात की हवा, वॉज क्योंकि द नाइट यहाँ तक एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है और एक कंप्लीट क्लॉज बन रहा है यहाँ पर। सो इसमें जो आएगा, हॉट दो द नाइट एयर वॉज दे स्लेप्ट साउंडली। तो ये इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 2। बाकी भी देख लेते हैं। हॉट वॉज द नाइट एयर दैट, क्योंकि इसमें जो दोनों सेंटेंस हैं ये अपोजिट मीन्स दिखाते हैं कि यद्यपि मौसम ऐसा था, और फिर भी ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन को दिखाता है जिसमें दो, दो या यट जैसे शब्द होते हैं। तो वो इसी तरह ही फील किए जाते हैं कि यद्यपि एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो जाती है। और इसमें सिंटेक्स का भी ध्यान रखना होता है। हॉट दो दिस वाज द नाइट एयर वॉज दे स्लेप्ट साउंडली। दिस इज आवर आंसर्स, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, fill in the blank with correct present perfect continuous tense. Dash thinks that Julie should be given the job. अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जो सेंस है वो यूज करनी है। नाइदर ऑफ अस, प्रैक्टिकली एवरीवन, ए नंबर ऑफ पीपल, या बोथ, वन और टू। अब इसमें देख लेते हैं कि डैश थिंग्स फर्स्ट ऑप्शन फिट करके, नाइदर ऑफ अस थिंक्स दैट जूली शुड बी गिवन द जॉब। कि नाइदर ऑफ अस मतलब हम में से कोई भी नहीं सोचता कि जूली को ये जॉब मिलनी चाहिए, या प्रैक्टिकली एवरीवन यानी सामान्य तौर पर हर एक, या फिर अ नंबर ऑफ पीपल थिंक्स दैट जूली शुड बी गिवन द जॉब, यानी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जूली को ये जॉब मिलनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये कंपैरिजन है दो पर्सन्स का, क्योंकि जो यहाँ पर नाइदर यूज हुआ है, नाइदर एक कॉन्ट्राडिक्टरी या कंपैरिजन जो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन होती है उसमें यूज होता है, क्योंकि नाइदर के साथ या तो नॉर आता है, नाइदर या नॉर, और आइदर या और, इस तरह की जो सिचुएशन आती है क्वेश्चंस में, और या फिर ए नंबर ऑफ पीपल। सो इसमें ये दोनों ही फिट बैठते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, यानी फर्स्ट और सेकंड, 1 और 2। नेक्स्ट है, टू हैव अ बी इन द बोनेट मीन्स, दिस इज ए फ्रेजल्स, और ये एक आइडियम है। टू नो परफेक्टली, किसी को अच्छे से जानना, सम थिंग यू आर ओबेस्ड विद, या फिर आप किसी चीज़ से ओबेस्ड हैं, परेशान हैं। नॉट टू टेक एनीथिंग सीरियसली, या फिर आप किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं। टू डेविएट फ्रॉम द पॉइंट, या फिर आप अपने लक्ष्य से डेविएट हो गए हैं, भंग हो गया है आपका ध्यान। मीन्स इसका जो मीन्स बनेगा कि टू हैव अ बीज इन द बोनेट मीन्स किसी चीज़ से परेशान हो जाना। मीन्स इसका जो मीनिंग मैच करता है समथिंग यू आर ओबेस्ड विथ, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। द वर्ड्स सप्लाई ऑफ ऑयल इज सून रनिंग आउट। ऑप्शंस हैं, द वर्ड्स सप्लाई ऑफ ऑयल इज सून रनिंग आउट, बोथ, 1 या 2। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो है जो करेक्ट करना है वो है ऑप्शन 3,
रनिंग आउट नहीं होता है, रन आउट होता है। सो ऑप्शन 3 इज आवर आंसर। नेक्स्ट है द वर्ड जंक्चर मीन्स। जंक्चर का मीन्स होता है कोई टाइम पीरियड या फिर एक परफेक्ट समय का बिंदु, किसी जैसे संधि स्थल होता है। तो इन्हें जॉयस मैनर, खुशनुमा होना, टू पुट इन डेंजर, खतरे में डालना, टू साउंड हार्शली, कर्कश आवाज निकालना, या पॉइंट रेंडर क्रिटिकल बाय सर्कमस्टांसिस, यानी किसी एक बिंदु पर स्थिर होना। तो आवर आंसर इज 4। नाउ वी कम टू मैथ एंड रीजनिंग पोर्शन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक कूट भाषा में डिस्टेंस को IDTAIOEC लिखा जाता है और डॉक्यूमेंट को ODMUFIN लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में थर्सडे को कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले आप डिस्टेंस का देख लीजिए कि डिस्टेंस इन्होंने कैसे चेंज किया है। तो डिस्टेंस में हम देख लेते हैं, फर्स्ट 2 वर्ड का प्लेस चेंज है, यानी उसको ID बना दिया गया है। देन लास्ट वाले भी EC इसको कर दिया गया है, EC। ऐसे ही आप थर्सडे को इसके साथ चेंज करते जाइए, जैसे थर्सडे का TH ये HT हो जाएगा, AYA हो जाएगा, बचे ST डिस्टेंस वाला STANCE। सो ST यानी TA, S के बाद T और N के बाद O। इसी तरह आपने U के बाद V, यानी इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि HTV ये सेकंड ऑप्शन में गिवन है। फिर भी हम सारा कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद ये N के बाद O कर दिया है हमने, फिर D के बाद हमने E, तो HTV बचे RS SR, और इसमें क्या बच गया है AT, और इसको क्या TA को AT चेंज कर दिया है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 2 HTV SREYA। नेक्स्ट है कमल 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो हमारा जो नॉर्थ है वो ऊपर की तरफ है, तो इट मीन्स कमल कहाँ जा रहा है? उत्तर की ओर। फिर वहां से वह दक्षिण की ओर, ये लिख लीजिए 10 मीटर चल रहा है। फिर वहां से वह दक्षिण की ओर, यानी कि यहाँ से दोबारा फिर वो दक्षिण की तरफ आया और 6 मीटर चला। ठीक है, ये इसके यहाँ तक हम 6 मीटर मान लेते हैं। और फिर वह पूर्व की ओर, यानी पूर्व इधर होता है, फिर पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है। सॉरी, ये पश्चिम है इधर, सॉरी। तो यहाँ पर इधर जाएगा ये, क्योंकि पूर्व इधर होता है। तो वह अपने शुरुआती बिंदु के संदर्भ में, यानी शुरुआती जो उसका पॉइंट है ये बनता है, और ये इस टाइम यहाँ पर खड़ा है। तो आप इसको डायरेक्शन बना के देख लीजिए कि ये किस डायरेक्शन में है, कि ये नीचे दक्षिण है, दक्षिण में वो खड़ा है, और ये इधर है। तो ये कौन सी दिशा मानी जाती है इसके हिसाब से? तो ये यहाँ पर खड़ा है, क्योंकि यहाँ से चला ना ये ऊपर से उत्तर की ओर। तो फिर सबसे पहले ये नॉर्थ में चलता है, तो नॉर्थ के हिसाब से ये कहाँ पर है? ये इसके ये बनेगी पूर्व और ये बनेगी उत्तर। तो ये उत्तर पूर्व में, इसके संदर्भ में ये वाली डायरेक्शन बन रही है ना, तो ये उत्तर पूर्व में माना जाएगा इस टाइम, क्योंकि ये उत्तर पूर्व की जो दिशा है उसमें चल रहा है। यानी इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 आएगा। तो हमने डायरेक्शन देखनी है कि ये किस डायरेक्शन में खड़ा है और किसके संदर्भ में पूछा जा रहा है। ये मेन इसमें डायरेक्शन के क्वेश्चंस में होती है बात। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है।
अगले वर्ष में इसमें 5% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष में जनसंख्या में 79,800 थी तो प्रथम वर्ष के आरंभ में कितनी जनसंख्या थी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो अमाउंट वाले होते हैं। तो यहाँ पर ये इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 और ऊपर ये जो टाइम गिवन है। तो यहाँ पर क्योंकि एक शुरू में बढ़ रही है तो ये हो जाएगी a बराबर p 1 + r/100 और ये बाद में घट रही है तो ये हो जाएगी 1 - r/100। तो इसको यहाँ तक क्लियर है। फिर ये हमें कैसे करना है, तो a की जगह यानी 79,800 इज इक्वल टू p हमारे पास गिवन नहीं है और एक में बढ़ रही है 5% यानी ये 1 + 5/100 ये हो जाएगा 105 और दूसरे वाला 5% कम है तो ये हो जाएगा 95। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5 दूनी 10, 0 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये भी 20 और 5 एकम 5, 5 9 45। तो 19 से इसको देख लेते हैं। 19 एकम 19 19 चौक 76 और 420 और 21 एकम 21 दूना 42। तो 2 यहाँ पर 200 हो जाएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 80,000 हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3 यानी आंसर सी ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। इस तरह की जब श्रेणी हमारे पास नंबर गिवन होता है तो हम पहले नंबर उठाते हैं। तो यानी 1 और 4 5 और 4 9 और 4 13, यहाँ पर 15 है, 13 और 4 17। तो इसका मतलब जो 15 वाली सीरीज है वो गलत है यानी 64 का 3। नेक्स्ट है 2 बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में यानी 2 बेलन हैं और उनकी त्रिज्याएं क्या है 2:3 और 5:3। तो इसमें क्या हमें क्या करना है, जो बेलन का जो वॉल्यूम निकालना है ना, आयतन उनके आयतनों के मध्य अनुपात है। तो उनके आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, πr²h। तो यही फॉर्मूला है। तो इसमें अनुपात दे रखा है ना, त्रिज्याएं और ऊंचाइयाँ। तो पहले की जो त्रिज्या बनेगी वो बन जाएगी 2 और ऊंचाई जो बन जाएगी उसकी 5। इसमें उलझना नहीं है क्योंकि 2:3 ये अलग अलग की दे रखी हैं। इसी तरह दूसरे की तो π×3 का स्क्वायर गुना 3 यानी ये आ जाएगी 20। इसको 2 दूनी 4 पंजा 20 और ये हो जाएगी 27। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है श्रीमान एक्स ने श्रीमती वाई के लिए कहा कि मेरी माता श्रीमती वाई मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है, खुद से रिलेट करके करने होते हैं। तो आप खुद से रिलेट करके देखिए कि मेरी जो मदर है, मेरी जो माता हैं, उनके जो पौत्र हैं, यानी या सपोज कीजिए यहाँ पर मैं हूँ, ये मेरी माता हैं और माता के जो पुत्र हैं वो पोते होंगे और उनकी जो ये वाइफ हैं ये इनकी क्या लगेंगी, तो ये क्या लगेंगे, इनके ससुर लगेंगे क्योंकि इससे 3 जनरेशन आगे हैं। ठीक है, तो ये इनके ससुर लगेंगे, फादर इन लॉ, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है वर्णों का क्रम बदले बिना प्रत्येक वर्ण को एक बार प्रयोग करते हुए हार्टलेस को कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिन पे ऑब्जेक्शंस क्रिएट होती है, लेकिन क्योंकि इसमें यहाँ पर हार्टलेस को बिना बदले बताया गया है तो यहाँ पर हमारे हिसाब से एक वर्ड बनता है ही, एक बन रहा है आर्ट, क्योंकि वर्ड चेंज नहीं करने हैं ना, सिर्फ एक बार यूज़ करने हैं, और एक बनता है लेस। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3। नेक्स्ट है
एक परीक्षा में 27% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मीन्स फेल हो गए, और 38% साइंस में, विज्ञान में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हुए। यदि 19% दोनों विषयों में, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण का प्रतिशत है। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इसमें जो ये उत्तीर्ण हुए हैं यानी अनुत्तीर्ण, पहले तो आप दोनों विषयों के जो अनुत्तीर्ण जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, यानी 27 + 38, और जो दोनों विषय में जो अनुत्तीर्ण थे यानी -19, तो ये इनका जो इनको ऐड करके ये आ जाएगा, यानी जो टोटल जो फेल स्टूडेंट थे वो 46 थे। तो अब हमें क्या बताना है, पास को उत्तीर्ण बताना है, तो इसके लिए हमें पास का स्टूडेंट भी पता होना चाहिए। तो जो पास कितने होंगे, तो हमें क्या करना है, 100 में से मानते हैं ना, 100 में से 46 यानी 54, तो हमारा जो आंसर आएगा, क्योंकि जो पास स्टूडेंट थे वो कितने थे, 54 थे। नेक्स्ट, यस 54। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी के अगले पद हैं। तो यहाँ पर एक श्रेणी गिवन है, तो इसमें देख लेते हैं 20, 20, 19, 16, 17। तो हमें क्या करना है, पहले हम फर्स्ट और थर्ड देख लेते हैं। यानी 20 में से 1 गया 19, 19 में से 2 गए 17, 17 में से 3 गए 14। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आ जाएगा, यस 17 में से यहाँ 1 था, 2 था, 3, 4। तो यहाँ पर जो अगला वर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा 14 में से 4 गए, यानी -4 हो जाएंगे ना यहाँ, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसी तरह हम दूसरी देख लेते हैं 20, इसको नीचे से देख लेते हैं। 20 में से 4 गए 16, 16 में से 3 गए, ये नीचे घटते एक ऊपर इंक्रीज़ हो रही है, नीचे डिक्रीज़ हो रही है। 6 में से 3 गए 13, और 13 में से 2 गए 11, और 11 में से 1 गया 10। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 1 यानी 10, 10। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर चलते हुए हर बार 5 घंटे का समय लेता है। तो पानी की गति क्या है, तो हमें क्या करना है, इसमें पानी की गति निकालनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, पानी की जो गति है उसको x मान लेते हैं, और जो धारा प्रवाह होती है जो धारा के इक्वल जाती है, यानी धारा के साथ जाती है वो प्लस हो जाती है, जो अपोजिट जाती है वो माइनस हो जाती है। तो हम इसको एक इसकी इक्वेशन बना लेते हैं कि मान लीजिए जो पानी की जो स्पीड है, ये पानी की स्पीड है, ये x है। तो फिर पानी के साथ हमें बोट की भी निकालनी है, ये बोट की y है। तो शुरू में क्या कि विपरीत दिशा में हमें विपरीत का बताना है। तो विपरीत का क्या हो जाएगा, इसको सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं 13, यानी विपरीत में ये माइनस हो जाएगा y माइनस x गुना में 5। ठीक है, हर 5 घंटे की बात कही है ना इसने, तो ये जो हर 5 घंटे ये गुना हो जाएंगे, यानी 13 = 5y माइनस 5x। ये तो हो गई एक इक्वेशन। इसी तरह हम दूसरी बना लेते हैं, बिल्कुल सेम एज इसमें है। इसके 13 की जगह हमें क्या यूज़ करना है, 28 किलोमीटर, और ये दिशा में जा रही है ना, तो 28 = y प्लस x गुणा में 5, क्योंकि हर 5 घंटे के बारे में बताया गया। तो ये हो जाएगी 28 = 5x और प्लस 5y। यहाँ तक क्लियर है। फिर आपने क्या करना है, 5x प्लस 5y = 28 बनी थी एक हमारी इक्वेशन, और दूसरी बनी थी हमारी 5y माइनस 5x = 13। तो ये हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा, यानी -5x प्लस 5y बराबर 13 और 5x प्लस 5y बराबर 28। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस माइनस नीचे के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 10x, क्योंकि हमें यहाँ पर x चाहिए ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएंगे 28 में से 13 गए माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, और x बराबर 15/10 यानी 5 थे 15, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगी
एक सही 1/2 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, यदि श्याम 1 से 100 तक के सभी पूर्णांक लिखता है तो वह कितनी बार 3 लिखता है? तो ये जो इसने कहा है कि 1 से 100 तक के जो सभी पूर्ण अंक, यानी जब भी हम लिखते हैं, जैसे इसने कहा कि 3 कितने बार लिखता है, कि जैसे 3 की लाइन है, यानी जैसे आप 30 देख लीजिए, 30 हो गया, यानी 30, 31, 32, तो उसमें 3 कितनी बार आता है? 3 आता है अपनी खुद की लाइन में 11 बार, मतलब 3 का जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे 2 है वो 3 है, और दूसरे की लाइन में आता है, दूसरे की में आता है 2 बार। तो यानी ये हर नंबर के लिए है, ना कि 3 के लिए। तो कोई सा भी नंबर पूछ ले, चाहे 2, 7, 8, 9, तो वो 20 बार ही आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, ए बी से बड़ा है और सी और डी से। तो यहाँ पर ए जो बड़ा है बी से, और जबकि सी डी से, सी 2% से बड़ा है डी और ई से, ठीक है, और ई ए और सी के मध्य में है, और ई जो है वो ए और सी के मध्य में है, बीच में है, और सी बी से बड़ा है। तो सी जो है वो बी से बड़ा है, तो बी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि बी से बड़ा है ना ये। तो निम्न में से कौन सा आवश्यक रूप से सत्य है? तो इसमें देख लेते हैं, ए सी से बड़ा है, नो। सी डी से बड़ा है, ये इक्वल है, या डी सी से बड़ा है, ये भी इक्वल है। ई बी से बड़ा है, ई जो है वो बी से बड़ा है, क्योंकि ए और ई इसके मध्य में है, और जो सी जो बी और ई और सी है वो बी दोनों से बड़ा है। तो ये सत्य हो सकता है 4, 72 का 4। ए यहाँ पर 72 का 4 बनेगा। नेक्स्ट है, सॉरी, हम क्वेश्चन कौन सा, हम 72 है नहीं, तो 72 का 4 है, ठीक है, ये सॉरी गलती से 3 बोला गया, इट इज़ 72। नेक्स्ट है, एम टी आर के और डी में प्रत्येक की लंबाई अलग है। एम केवल टी से छोटा है, यानी एम केवल टी से छोटा है, और डी केवल के से लंबा है। तो इनमें तीसरा सबसे लंबा कौन होगा? तो ना तो एम और टी की पोजीशन चेंज हो सकती है, क्योंकि केवल कहाँ है ना उसने, और ना ही डी और के की। तो इनके बीच में आएगा कौन? आर, क्योंकि आर ही बचता है। तो इनमें तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन होगा? वो तीसरे नंबर पे आर होगा, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि इसका हमें वर्गमूल निकालना है 74 का। तो इसमें ये ध्यान से देख लीजिए, इसमें किसका फॉर्मूला यूज़ हो सकता है? इसमें हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको देख लीजिए, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। पहले इसमें 4 कम 4 और 3, ये 7/4 हो जाएगा, ठीक है, 7/4 का स्क्वायर, और फिर उसका होल स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और माइनस 3 दूनी 4 7/3 इसका स्क्वायर, फिर सारे का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 है ना ऊपर, ये जो इसकी पावर है 4 दे रखी है। तो इसी तरह ये 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7/3 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/3 का स्क्वायर, और सारे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, 7 7 49 हो जाएंगे, और 4 चौके 16, और इसी तरह से 49 और 3 3 9, ठीक है।
फिर इसका क्या हो जाएगा, इसमें से 49 में हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 9 और प्लस 16, क्योंकि इसका एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, और नीचे रह जाएगा 16 गुना 9। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये हो जाएगा 7 गुना में 5 और बटे 4 गुना 3, ठीक है। 7 5 35 और 4 3 12, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2 सही 11 बटे 12, यानी ऑप्शन 1। नेक्स्ट है 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, और 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, 40 30 50 या 45। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम ऑप्शन से देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं 40, पहला ही ऑप्शन उठा लेते हैं। तो अगर जो पिता की आयु है वो 40 साल है, तो उसने क्या कहा कि उसके 5 वर्ष पश्चात, यानी बाद में तो 45 साल को हो जाएगा, ओके, और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व ये 35 का हो जाएगा, यही कहा है ना इसने। तो उसके पुत्र की आयु का देख लेते हैं कि पुत्र की आयु 7 गुनी थी। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो देख लेते हैं कि पुत्र की आयु 7 गुनी है, तो 5 7 35, तो इसमें 7 गुनी है, तो ये ऑप्शन राइट है। और 5 वर्ष बाद भी देख लेते हैं, 5 वर्ष बाद जो पुत्र है वो 10 का हो जाएगा और अगले 15 का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 है, यानी 40 वर्ष। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति सिर नीचे और पैर ऊपर करके योग अभ्यास कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन दिखा रहा है शीर्षासन की स्थिति दिखा रहा है, क्योंकि सिर नीचे और पैर ऊपर करके योग करना है। तो उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है, तो बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो उसका जो फेस है वो नीचे है और जो लेग्स हैं वो ऊपर हैं। तो उसका जो बायां हाथ है, जो लेफ्ट हैंड है, वो किस दिशा में होगा। इसका खुद से रिलेट करके देख सकते हैं कि अगर वो सीधा खड़ा होता तो उसका जो बायां हाथ है वो साउथ में होता है, लेकिन अब वो उल्टा है, नीचे उसने सिर किया हुआ है, तो उसका जो हाथ है, क्योंकि उसका यहाँ ऐसे है ना, वो नीचे सिर और ऊपर लेग्स की हुई है उसने, तो उसका जो लेफ्ट हैंड है नीचे हाथ करके अभ्यास कर रहा है, तो उसका लेफ्ट हैंड है जो वो नॉर्थ की तरफ होगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, 2 नल ए और बी टंकी को पूर्णतः भरने में 36 और 30 मिनट लेते हैं। दोनों नलों को खोल दिया जाता है, तो अब नल ए को कब बंद करना चाहिए कि टंकी 18 मिनट में एकदम भर जाए। तो अब हमें क्या करना है, इसने 2 नल दे रखे हैं ए और बी, यानी एक 30 मिनट में भरता है और एक 36 मिनट में। तो हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, इनमें दोनों में कॉमन क्या है, 6 पंजे 30 और 6 6 36, ठीक है। दोनों में 6 कॉमन है, 30 और 36 में, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट करके देख रहे हैं ना। तो ये बन जाएगा 5 6 31 और 5 3 15 और 3 18, ये इसका इतने दिन का 5 दिन का काम आ जाएगा। यानी एलसीएम करके फिर हमें इसके 5 से, क्योंकि दोनों में 6 कॉमन है ना, तो हमें इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक दिन का काम इसका 180 आ जाएगा। अब इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं 15 मिनट के बाद। तो अब इसमें पहला ऑप्शन है कि अगर 15 मिनट के बाद कि अब नल ए को कब बंद करना चाहिए कि 18 मिनट में एकदम भर जाए।
तो अब हमारे पास 6 और 5 11 हो गया, क्योंकि 11 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 165 आ जाएगा। और इसी तरह 12, 14, 16 इनको रिलेट करके देख सकते हैं आप। तो इसी तरह हम 3 गुना 5 कितना बनेगा 15 मिनट, क्योंकि दोनों का जो एलसीएम है वो इनमें 5 कॉमन है, यानी 6 और 5 11, इनके एक दिन का काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 18 मिनट के बाद इसको बंद करने में कितना समय लगेगा, यानी 3 गुना 5 15 मिनट। नेक्स्ट है 10% वार्षिक ब्याज पर वार्षिकी चक्रवृद्धि ब्याज करने पर 800 रुपये की एक धनराशि 926.10 रुपये कितने वर्ष में बन जाएगी। यानी अर्ध वार्षिकी होता है हाफ ईयरली बोला है ना इसने, तो हाफ ईयरली यानी कि 10% हो गया, तो 10% का हाफ ईयरली क्या हो जाएगा 10/2 यानी 5%। ठीक है, और अब इसमें 800 रुपये की धनराशि कितने रुपए में बन जाएगी, तो ये उसका सीआई का क्वेश्चन है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा इसमें। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना ये, चक्रवृद्धि करने पर, तो ये अमाउंट हो जाएगी इसकी 926, यानी अमाउंट इधर लिखनी है ना, अमाउंट ये इधर हो जाएगी। और 800 प्लस 1 प्लस 5/100 ऊपर टी, क्योंकि समय तो हमें गिवन नहीं है, यानी इसका ये अमाउंट है और ये इसका प्रिंसिपल है, क्योंकि प्रिंसिपल दे रखी है ना, और ये हो जाएगा 1 प्लस R/100 ऊपर समय। क्लियर है, फिर इसको आपने सॉल्व कर लेना है ऐसे, यानी 926.10 इसके बटे में 800 और इधर हो जाएगा 105 इक्वल में 105/100। आप इसको कट कर लीजिए, 21 आ जाएगा यहाँ पर, 5 दूनी 10, और इसका पॉइंट हटा देंगे हम 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ये हो जाएगा 21/20 का क्यूब, यानी 21, और इधर हो जाएगा 21/20। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 सही 1/2, यानी 1.5 ईयर, यानी 1.5 साल कितने होते हैं 18 महीने। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है 8, 15 और 24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम वर्ग संख्या बराबर है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले देख लीजिए कि वर्ग कौन कौन से, ना तो 120 है ना 1800 है, बचे 2 3600 और 6400। तो अब इनको आप डिवाइड करके देख लीजिए कि 3600 से 8 से 8 दूनी 16 8 चौक 32 से डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है और 24 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये न्यूनतम वर्ग संख्या यही बनेगी, इसकी आगे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो हमारा जो आंसर बनेगा ऑप्शन 3 3600। नेक्स्ट है यदि 6 पेनों का विक्रय मूल्य, यानी जो एसपी है 6 पेनों का 8 पेनों के सीपी के बराबर है, यानी इसके कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि प्रतिशत बतानी है हमने। 6 पेनों का जो विक्रय मूल्य 8 पेनों के, यानी ये दिख रहा है ऑब्वियसली लाभ हो रहा है, क्योंकि 6 बेचे हैं उसने उससे ज़्यादा में और 8 खरीदे हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका लाभ। 8 में से 6 गए 2, और फिर इसका हमें क्या बताना, लाभ है यानी प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 2/6 गुना 100, इसको कट कर लीजिए, 2 एकम 2 2 3 6 100/3, यानी 33 ही 1/3% लाभ। यह हमारा क्वेश्चन है हरियाणा जीके से। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, हरियाणा के नवगठित 6ठे राज्य के वित्त आयोग के जो चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष इनमें से कौन है। विकास गुप्ता, राजेश खुल्लर, पी राघवेंद्र राव या TVS प्रसाद। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन 3 वाला रहेगा। तो नवगठित 6ठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन तो ये थे पी राघवेंद्र राव। अगला क्वेश्चन है हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष इनमें से कौन है। गोपीचंद नारंग, कुमुद बंसल, चंद्र त्रिखा या सूरजभान।
और यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 3 वाला, चंदर त्रिखा। तो ये हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ पर है? फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम या रोहतक में? तो बेगम समरू का जो महल है ये गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि कितनी है? तो यहाँ पर आया है ये कॉमनवेल्थ खेल, सभी में अलग अलग राशि है। तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ के बारे में पूछा गया है जो स्वर्ण जीतता है। 3, 2, 75 या 1.5 करोड़। तो स्वर्ण वाला जो है उसे ऑप्शन 4 यहाँ पर रहेगा, 1.5 करोड़ की राशि दी जाती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश इनमें से कौन था? थॉमस सिम्पटन, डब्ल्यू ईडन, एडम लोच या हडसन? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसके दौरान रोहतक के जो जिलाधीश थे इनका नाम था एडम लोच। नेक्स्ट, अक्षुद्ध नदी जो कि घग्गर की सहायक नदी है, चोटांग, साहिबी, दोहन या इंदौरी? तो अक्षुद्ध नदी जो कि घग्गर की सहायक है और ये है चोटांग नदी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, टिक्कर झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक, पंचकुला, करनाल या कैथल में? तो टिक्कर झील और ये है ऑप्शन बी, पंचकुला में। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आया है, हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद गठित की गई, 12वीं, 13वीं, 14वीं या 15वें नंबर की थी? तो 2019 के चुनाव के बाद, और ये थी 14वीं नंबर की, तो 14वीं, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, विनेश फोगाट जो को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? द्रोणाचार्य, अर्जुन, राजीव गांधी खेल रत्न या ध्यानचंद अवार्ड से? और इन्हें जो सम्मानित किया गया है ये ऑप्शन 3 में रहेगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर का प्राचीन नाम कन्नौज था? महेंद्रगढ़, अंबाला, कैथल या सोनीपत का? तो ये प्राचीन नाम बताना है कन्नौज का, और ये है ऑप्शन ए वाला, महेंद्रगढ़। और खनिजों के मामले में भी इसे प्रथम स्थान प्राप्त है अगर एग्जाम में आ जाए। तो ये हमारे यहाँ पर हरियाणा जीके के क्वेश्चन थे, और आगे जो हम यहाँ पर विशेष हरियाणा से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो दोस्तों अब जब हम यहाँ पर आ गए हैं आपके हरियाणा जीके वाले पार्ट पर, और इसमें अब हम यहाँ पर हरियाणा जीके में सिंचाई से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको करने वाले हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है कि वह जिला जो मुख्य रूप से जूही नहर से सिंचित है, तो जूही नहर के द्वारा इनमें से कौन सा क्षेत्र सिंचित होता है? हिसार, जींद, रोहतक या भिवानी का? और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो जूही नहर के द्वारा जो सिंचित है वो भिवानी जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ज्योतिसर सरोवर के पानी के लिए हरियाणा की किस नहर से पानी उपलब्ध कराया जाता है? तो ज्योतिसर सरोवर के पानी के लिए नरवाणा नहर, यमुना नहर, इंदिरा नहर या नारायण चक्रवर्ती नहर? तो ज्योतिसर सरोवर के पानी के लिए, और यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन 1 वाला रहेगा, नरवाणा नहर से। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, भाखड़ा नहर के द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है? तो भाखड़ा नहर के द्वारा हिसार, रोहतक, सिरसा या इन सभी में? तो भाखड़ा नहर के द्वारा जो सिंचाई कार्य होता है ये ऑप्शन डी में है, हिसार, सिरसा और रोहतक जिले में भाखड़ा नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा सोनीपत, करनाल, रोहतक या इन सभी में? तो ये जो पश्चिमी यमुना नहर जो है इनके द्वारा, और इनके द्वारा की जाती है इन सभी जिलों में, जिसमें आपके सोनीपत आ गया,
करनाल और रोहतक। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सिंचाई के जो कृत्रिम साधन है वो कौन से हैं? नहर, तालाब, कुएं या फिर ये सभी। तो सिंचाई के जो कृत्रिम साधन जो यहाँ पर माने गए हैं इन सभी को माना गया, जिसमें आपके नहर भी आ जाते हैं, कुएं भी आ जाते हैं और तालाब भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर हरियाणा राज्य की प्रमुख नहर कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य की प्रमुख नहर यमुना, भाखड़ा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो हरियाणा राज्य की जो प्रमुख नहर मानी गई है वो यमुना को भी माना गया है और भाखड़ा को भी माना गया है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहरों के द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र है, तो ये कितना क्षेत्र है? और नहरों के द्वारा जो सिंचाई की जाती है तो ये ऑप्शन डी वाला है 20.38 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है देश में उठान सिंचाई प्रणाली को व्यवहारिक रूप प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, बिहार, हरियाणा या बंगाल। तो देश में उठान सिंचाई प्रणाली को व्यवहारिक रूप प्रदान करने वाला राज्य है और ये है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ऊंचे, शुष्क व रेतीले क्षेत्र में सिंचाई के लिए सर्वोत्तम सिंचाई पद्धति कौन सी होती है? तो ऊंचे, शुष्क और रेतीले क्षेत्र में जिनके द्वारा सिंचाई नहरों की उठान सिंचाई प्रणाली, नहरों की सिंचाई, फुहारों के द्वारा सिंचाई या इन सभी के द्वारा। और यहाँ पर ऑप्शन ए वाला उठान सिंचाई प्रणाली, तो ये उत्तम मानी गई है। ऊंचे, शुष्क है, रेतीले जो क्षेत्र उसमें अगर सिंचाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद हरियाणा और दूसरे राज्य के बीच में है। राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब या दिल्ली। और यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है? तो गुड़गांव के अतिरिक्त कौन सा जिला है जिसमें गुरुग्राम नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है? सोनीपत, कैथल, पानीपत या फरीदाबाद। और ये कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी वाला फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में ताजेवाला से कौन सी नहर निकलती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ताजेवाला जो यमुनानगर में है। पश्चिमी यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, मुणक नहर या भाखड़ा नहर। और यहाँ से जो नहर निकलती है इसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर। अगला क्वेश्चन है राव तेज सिंह का तालाब ये कहाँ पर है? भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी या रोहतक में। तो राव तेज सिंह का तालाब और ये है रेवाड़ी में। ऐसे आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर भी राव, यहाँ पर भी राव तेज सिंह, रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर उठान सिंचाई प्रणाली के तहत हरियाणा में अब तक कितनी परियोजनाएं लागू हो चुकी हैं? 2, 3, 4 या 5। और यह है ऑप्शन डी वाली 5। नेक्स्ट है गुरुग्राम नहर का विकास स्थल नागल बांध, भाखड़ा बांध, ओखला बांध या ये सभी। तो गुरुग्राम नहर का विकास स्थल और ये है ऑप्शन सी वाला ओखला बांध से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जोई, लोहारू व सिवानी नहर का संबंध पानीपत, भिवानी, करनाल या रोहतक से है। तो इस नहर का संबंध आपने बताना है और इसका जो संबंध माना गया है तो ये ऑप्शन है बी वाला, भिवानी नहर से इनका संबंध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बाला, रोहतक, हिसार व करनाल के क्षेत्र को सींचने वाली नहर कौन सी है? अम्बाला, रोहतक, हिसार और करनाल के क्षेत्र को जुई नहर, सिवानी नहर, पश्चिमी यमुना नहर व लोहारू नहर। और यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला, तो ये मानी गई है पश्चिमी यमुना नहर। इसके द्वारा अम्बाला, रोहतक, हिसार, करनाल के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नहर के द्वारा सिंचित होने वाले क्षेत्र हिसार, सिरसा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई से भी नहीं। तो भाखड़ा नहर के द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है और ये है यहाँ पर ऑप्शन सी वाले, हिसार और सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पश्चिमी यमुना नहर से हरियाणा में लगभग कितना क्षेत्र सिंचित होता है? 2, 3, 5 या 7 लाख हेक्टेयर।
तो पश्चिमी यमुना नहर से। और यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला 5 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की जो जवाहरलाल नेहरू नहर ये किस नहर से निकाली गई है? हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर भाखड़ा नहर से, भिवानी, गुरुग्राम या यमुना नहर से। और ये जो निकाली गई है ये ऑप्शन ए वाला यहाँ पर रहेगा भाखड़ा नहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर भाखड़ा नहर से हरियाणा में लगभग कितना क्षेत्र सिंचित होता है? 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख या 3 लाख हेक्टेयर। तो भाखड़ा नहर से और ये जो क्षेत्र सिंचित होता है ये है 6 लाख हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है उठान सिंचाई प्रणाली का उदाहरण? जुई नहर, लोहारू नहर, शिवानी नहर या ये सभी। तो उठान सिंचाई प्रणाली का उदाहरण और ये है इन सभी में, जुई नहर, लोहारू नहर और शिवानी नहर। तो ये इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर भिवानी, जवाहरलाल, पूर्वी यमुना या पश्चिमी यमुना नहर। तो सबसे पुरानी जो नहर है ये पश्चिमी यमुना नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जुई नहर के अंतर्गत आने वाला कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 10,000 हेक्टेयर, 14,000 हेक्टेयर, 18 या फिर 32,000 हेक्टेयर। तो जुई नहर के अंतर्गत आने वाला कुल सिंचित क्षेत्र और ये है 32,000 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? गुरुग्राम नहर, जवाहरलाल नहर, पूर्वी यमुना नहर या पश्चिमी यमुना नहर। तो यमुना नदी से ओखला बैराज से जो नहर निकाली गई है ये गुरुग्राम नहर है। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता पंडित नेकीराम शर्मा, चौधरी छोटूराम, श्री राम शर्मा या चौधरी प्रताप सिंह। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो यह है चौधरी छोटूराम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ककड़ोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? भिवानी, भाखड़ा, गुरुग्राम या फिर पश्चिमी यमुना नहर पर। और यहाँ पर है हमारा ऑप्शन बी, तो ककड़ोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना का संबंध भाखड़ा नहर से है, इस पर यह बनी है। नेक्स्ट है पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है? साहलवास, करनाल, ताजेवाला या भाखड़ा नकल से। तो पश्चिमी यमुना नहर ये कौन सा स्थान है जहाँ से यमुना नदी से निकाली गई है? और ये वाला जो स्थान है ये ताजेवाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुई नहर के द्वारा प्रमुखता हरियाणा के किस जिले की सिंचाई होती है? तो जुई नहर के द्वारा सिरसा, कुरुक्षेत्र, सोनीपत या फिर भिवानी। और यहाँ पर है ऑप्शन डी वाला भिवानी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है हरियाणा के किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से हो जाती है? तो ये कौन सा भाग है जहाँ पर अधिकांश सिंचाई वर्षा से हो जाती है? मध्यवर्ती भाग, रेतीले भाग, उत्तर पूर्वी भाग या दक्षिण पूर्वी भाग। और ये वाला जो भाग है ये आ जाता है उत्तर पूर्वी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है? तो ये भाग आपने बताना है और ये वाला है ऑप्शन बी में 51.12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? सांगोत्थान योजना, नेहरू उत्थान, लोहारू या जुई नहर योजना को। तो जिसे इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है और ये है ऑप्शन सी वाला लोहारू उत्थान योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचित प्रमुख क्षेत्र रोहतक, गुरुग्राम, करनाल। तो कौन सा है जहाँ पर पवन चक्की के द्वारा जहाँ सिंचाई होती है? और ये वाला जो क्षेत्र है ये ऑप्शन ए में रहेगा, रोहतक, गुरुग्राम और करनाल वाला। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है ये मिलान करने का है और मिलान करने में हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो 4, 3, 2 और 1 या फिर 1, 2, 3, 4। तो नगल उत्थान परियोजना का जो संबंध है ये हरियाणा अम्बाला से है। हथनी कुंड बैराज यमुनानगर में है,
JLN उत्थान परियोजना का संबंध महेंद्रगढ़ में और नरवाना सिंचाई परियोजना का संबंध खुर्द कला भिखेवाला से है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, सतलुज यमुना लिंक नहर से संबंधित तथ्यों में कौन सा सही है। और यहाँ पर जो सही कथन है तो ये ऑप्शन सिर्फ डी वाला है कि इस लिंक में पानी बंटवारे के लिए 24 मार्च 1977 को अधिसूचना जारी की गई थी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, बरवाला लिंक की जल क्षमता कितनी है। और इसकी जो जल क्षमता है तो यह ऑप्शन बी वाली 1700 क्यूसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गग्गर एवं उसकी सहायक नदियों पर निम्न में से किस कम ऊंचाई के बांध की स्वीकृति नहीं मिली है। दीवानवाला, कौशल्या, छामला या नरवाना बांध। और यहाँ पर ऑप्शन बी वाला कौशल्या बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस सिंचाई परियोजना के द्वारा भिखेवाला, खड़वाला, खुर्दकला, फुलिया कला आदि गाँव की सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। तो ये कौन सी सिंचाई परियोजना है। और यह है ऑप्शन सी वाली नरवाना सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्ष 1987 में पड़े भूतपूर्व सूखे में किस सिंचाई परियोजना के द्वारा महेंद्रगढ़ जिले में खरीफ फसलों को बचाया गया था। और ये था ऑप्शन ए वाला जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस सीमा पर गग्गर व सतलुज को बाखरा नग्गल नहरों से पानी मिलता है। तो राज्य की किस सीमा पर, पूर्व, पश्चिमी, उत्तर या दक्षिणी। और यह ऑप्शन बी पश्चिमी सीमा पर। नेक्स्ट है, नरवाना शाखा लिंक की जल क्षमता कितनी है। और यह है 2700 क्यूसेक। अगला क्वेश्चन है, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया है। और यह ऑप्शन ए वाला 240 किलोमीटर, सॉरी ये है 220 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है। और इसकी है ये ऑप्शन ए वाली 225 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादूपुर शाहबाद वाल्वी नहर परियोजना के तहत हरियाणा के किस जिले को सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर नहीं में पूछा गया यमुनानगर, पंचकुला, फरीदाबाद या करनाल को। तो दादूपुर शाहबाद जो नहर है इसके द्वारा। और यहाँ पर एक ऑप्शन बी वाला पंचकुला को। नेक्स्ट है, हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। सिरसा, पंचकुला, फरीदाबाद या करनाल में। तो सिंचाई विभाग का जो मुख्यालय है ये पंचकुला में है। वैसे लगभग जितने भी मुख्यालय हरियाणा के ये पंचकुला में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ जिले में कृषि उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई गई है। तो महेंद्रगढ़ जिले में। और यह ऑप्शन सी वाली JLN उत्थापक सिंचाई परियोजना। तो दोस्तों थे हमारे आज के आपके एस्टेट के एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।